सो आज हम ज्वर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ज्वर टॉपिक जो है वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, बट हम लोग जो है इसको मेनली एकदम क्लिनिकल एस्पेक्ट से बात करेंगे। जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हम देखते हैं चीज़ें एक पेशेंट में, सिर्फ उतना ही बात करेंगे। बहुत ज़्यादा जो है बुकिश लैंग्वेज का कोशिश करेंगे कि यूज़ ना करें। जितना हो सके बेस्ट से बेस्ट हम पढ़ने की इसको कोशिश करेंगे क्लिनिकल एस्पेक्ट्स में। तो ज्वर का जो प्रभाव है, मेनली आप इसको बोल सकते हो कार्डिनल साइंस। क्या एक पेशेंट जो आपके पास आएगा तो वो क्या क्या कंप्लेंट्स लेके आएगा। तो एक तो है, इसका एक श्लोक है, ये आप अगर याद रख लो तो बहुत अच्छा होगा। चरक चिकित्सा 3/26 का श्लोक है ये एकदम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड श्लोक है कि संतापा स अरुचि स तृष्णा च अंग मर्दो हृदय व्यथा ज्वर प्रभावो जन्मादो निधने च महात्मः। इसका मतलब है कि ज्वर में कार्डिनल साइंस क्या क्या मिलते हैं। एक तो संताप रहेगा, पायरेक्सिया मतलब कि टेम्परेचर बढ़ा रहेगा। अरुचि रहेगी मतलब खाने की इच्छा नहीं होगी। तृष्णा यानी पॉलीडिप्सिया होगा। अंग मर्द यानी बॉडी एक होगा। और हृदय व्यथा मतलब चेस्ट पेन या कार्डियक डिस्ट्रेस। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जब वो आप पेशेंट आएगा, आपको हिस्ट्री लेते वक्त, या एक तो साइन और सिम्टम। साइन क्या होता है जो पेशेंट के में आपको दिखता है, और सिम्टम क्या होता है जिसको पेशेंट आपको बताता है। तो ये मेन 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना जब आप किसी भी फीवर के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हों। अब यहाँ पे एक और अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्वर में देह व धातुओं का नाश होता है, अतः इसे क्षय भी कहते हैं। देखो, ज्वर जो है वो मेनली अगर आयुर्वेद में देखोगे तो रस व श्रोतस की व्याधि है। रस व श्रोतस की व्याधि है तो मेन क्या होता है ना कि ज्वर की उत्पत्ति कैसे होती है। आज के समय से अगर आप रिलेट करोगे तो कभी भी देखना कि सीज़न चेंज हुआ, या आपकी जो डाइट है, डाइट अगर ख़राब आप करोगे, जैसे कि मेनली सबसे कॉमन जो होता है डाइट के कारण जो फीवर होता है वो होता है टाइफाइड। तो मेनली जो है आप कुछ ख़राब खा लिए, गंदा खा लिए, तो क्या होता है ना कि आपकी जो अग्नि होती है, वो अग्नि उसको डाइजेस्ट करने में वो नहीं हो पाती, इनेबल नहीं हो पाती कि उसको डाइजेस्ट कर पाए। तो क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा तो इसमें क्या होती है, आम दोष बनता है। तो आम का ही एक लक्षण भी होता है ऊष्मणो अल्बलत्वेन, ऐसे करके आम दोष का एक वो भी होता है परिभाषा में, कि जो आम होता है वो अगर बॉडी में उत्पन्न हो गया तो क्या होगा कि आगे के जो रस रक्त आदि धातु है वो भी दूषित ही बनेंगे, और बनेंगे तो एकदम कम मात्रा में, और दूषित बनेंगे। और जो बनेंगे भी तो वो जो है कि अपने कार्डिनल साइंस, मतलब जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है, क्योंकि रस से रक्त बनने में टाइम लगता है, रक्त से मतलब एक इसका एक टाइम पीरियड होता है। आप जब उसको पढ़ोगे क्लिनिकल एस्पेक्ट में, जब उसका मेंशन भी है कि रस से रक्त बनने में कितना टाइम लगता है, रक्त से रस रक्त मांस बनने में कितना टाइम लगता है। तो जैसे जैसे आप उसको ट्रीटमेंट, आप स्टेप बाय स्टेप जो है आपको देखना है। अब जैसे कि किसी को इनिशियली फीवर हुआ है तो आम दोष के कारण क्या होता है, सबसे पहले क्या होगा आम दोष का, जैसे कि जब थोड़ा डाइजेस्टिव फायर उसके ऊपर एक्ट करेंगे तो आम से सर्वप्रथम जो है दूषित रस धातु की उत्पत्ति होगी। अब वो दूषित रस धातु क्या होगा कि जब इनिशियल आपका जब ज्वर है या फीवर है, वो रस धातुगत ज्वर जब होगा तो उसमें पेशेंट को तृष्णा और जो भी वीकनेस लग सकती है, क्योंकि रस जो होता है ना वो शरीर का शोषण करता है। तो अगर रस में ये लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप ये समझो इनिशियल फीवर है, मतलब कि फीवर हो सकता है कि 1 से 2 दिन या 3 दिन हुआ हो फीवर में। तो रस धातु में आप समझ सकते हो कि ये फीवर जो है अभी रस धातु में है, आपको इसको रस धातु के अनुसार ट्रीट करना है। तो इसका एक अभी आगे हम देखेंगे कि इसका क्या रहता है। देखो, आप प्राप्ति एक देख लेते हैं कि फीवर का पैथोलॉजी, कैसे फीवर होता है। तो आप निदान सेवन करोगे, मिथ्या आहार विहार, जैसा कि मैंने बताया था। जैसे कि आप ठंडी में ठंडी में आइसक्रीम खा लो,
या गर्मी में ज़्यादा गर्म चीज़ खा लो, मतलब ऋतुचर्या का जो हमारे इसमें शास्त्रों में वर्णन है उसका अगर आप उल्लंघन करोगे, उसके विरुद्ध आहार विहार का सेवन करोगे, तो आपका जो त्रिदोष है, मतलब कि समदोषा समाग्निश्च सम धातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेंद्रिय स्वस्थ इत्याभिद्यते, ये भी प्रैक्टिकली अप्लाइड कंसेप्ट है। समदोष मतलब कि जब आप अपनी पूरी बॉडी एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो फिज़िकल हो, मेंटल हो या फिर डाइट से रिलेटेड हो, अगर उसको आप बैलेंस नहीं रखोगे तो आपका जो त्रिदोष है, जो दोष है, वो कुपित हो जाएगा। इससे क्या होगा, अब आपका जो है, मान लो आपका मेंटल स्ट्रेस है, आप कोई फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हो और कुछ भी खाए पिए जा रहे हो, तो उससे क्या होगा, मेन तो आपकी अग्नि खराब होगी। अग्नि खराब होगी ना, तो इससे क्या होगा, त्रिदोष जो होता है, प्रकोप होता है। तो अब त्रिदोष का प्रकोप हो गया, तो त्रिदोष क्या करेगा, प्रकोपित रहेगा, तो आमाशय में दोषों का संचय होगा। अब दोष आमाशय में आ गए हैं। अब आमाशय में क्या होगा कि जो प्रकोपित दोष हैं, जो मैंने बताया था कि जो अब दोष हैं वो पूरा दूषित हो गए हैं, तो क्या करेगा, रस धातु के साथ कंबाइन करेगा खुद को। अब जो प्रकोपित दोष है और जो रस धातु है, जैसा कि मैंने बताया था कि आम दोष होगा और आम दोष से एक मतलब खराब रस धातु की उत्पत्ति होगी। तो प्रकोपित दोष और रस धातु, मतलब कि दोष जो रहेगा वो क्या रहेगा, वात पित्त कफ जो भी है वो, और रस धातु वो मिलेंगे और पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। कोष्ठाग्नि का अपने आशय से बहिर्गमन, कि जो कोष्ठ की अग्नि है, इसको आप बोल सकते हो पाचक पित्त या समान वायु भी बोल सकते हो। पाचक पित्त आप मानो, ये जो जठराग्नि है ये क्या है, डाइजेस्टिव फायर। अब क्योंकि फूड को प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो ये क्या है कि जो प्रकोपित दोष और रस धातु है ना, उसके साथ ही ट्रैवल करते करते बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगी। और क्या होगा, साम दोषों द्वारा स्रोतों में अवरोध। अब साम दोष क्या होता है, साम दोष का मतलब होता है जो अपचित अन्न रहता है ना, जो आम दोष है, जो दूषित वाला जो आम है, मतलब जो है वो साम दोष रहता है। अब वो क्या करेगा, स्रोतों में अवरोध करेगा। देखो, जब भी आप एक इमेजिन करो कि एक पाइप है, पाइप से पानी जा रहा है, तो पाइप से जब आप नल से कनेक्ट करोगे तो पाइप से पानी जाता है, लेकिन अगर आप उसमें उंगली रख दोगे तो क्या होगा कि बैकवर्ड फ्लो हो जाएगा। सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी है। साम दोष जो होता है ना, वो स्रोतसों में अवरोध उत्पन्न करता है, और वो अवरोध जो है, जो बॉडी की जो हीट है वो बाहर नहीं निकल पाती, और वही हीट पूरे सर्कुलेट होके ज्वर की उत्पत्ति करती है। तो आपका पैथोलॉजी क्लियर है। देखो, जब भी आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपका स्टेप्स क्या होगा ट्रीटमेंट करने में। पहले तो है कि निदान परिवर्जन, कि आपको बहुत कॉन्शियस होना है, डाइट कॉन्शियस होना है, प्रॉपर आपको ध्यान रखना है कि किस सीज़न में क्या चीज़ खाना है, किस सीज़न में क्या चीज़ नहीं खाना है। अपने पेट का ध्यान रखना है। मेन सर्वारोगे मंदे अग्नि भवती एक कंसेप्ट है आयुर्वेद में, कि सभी रोगों का मूल कारण मंदाग्नि है। तो आपको इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है कि कहीं आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, पेट अच्छे से साफ़ हो रहा है कि नहीं। और मेनली जो डाइट है, डाइट पे बहुत बहुत ध्यान देना है कि कहीं पिज़्ज़ा, बर्गर या बाहर की फ़ास्ट फूड, ये सब आप ज़्यादा मात्रा में ना खाएं। और जैसे कि सीज़न होता है, बरसात का सीज़न होता है, तो बरसात के सीज़न में पानी जो है वो इन्फेक्टेड होने का बहुत चांस रहता है, क्योंकि उस समय पानी गिर रहा है, और कई बार नल का जो कनेक्शन होता है, जो पाइपलाइंस होती है, वो भी उसमें आते वक्त कुछ ना कुछ नाली से हो गया, कुछ भी गलत हो जाता है, जिसके कारण जो पानी है ना वो दूषित हो जाता है। तो आप उस सीज़न में, बरसात के सीज़न में, ठंड के सीज़न में, या नॉर्मल मैं तो बोलता हूँ हर सीज़न में कोशिश करो अच्छे से पानी को उबालो, उसको रखो एंड देन उसको पियो। इससे क्या होगा कि उसके अंदर के जो छोटे माइक्रोब्स रहते हैं वो मर जाएंगे, और आपको टाइफाइड या डेंगू या टाइफाइड वगैरह होने का चांसेस नहीं है। अब डेंगू वगैरह में भी क्या है कि बोलते हैं कि आप कूलर में पानी ना छोड़ो, प्रॉपर सफाई करो ताकि उसके मच्छर ना पनपे। ये सब आप निदान परिवर्जन में कर सकते हो कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ये वाला कंसेप्ट आप लागू करो, प्रॉपर बॉडी एक्सरसाइज करो, और खाना भी है, डाइट में भी बहुत ज़्यादा हैवी ना लो। कोशिश करो कि दिन में सुबह अच्छे से नाश्ता करो, प्रॉपर लंच अच्छा करो, और रात का खाना कोशिश करो कि एज़ आपकी जो भूख है उससे थोड़ा कम करो, या कोई भी आप नॉर्मल किसी भी टाइम, ऐसा नहीं है कि एकदम भर भर के खाना खा लो।
आयुर्वेद में भी कंसेप्ट है कि जो आप एक भाग वात पित्त के लिए रखो, एक भाग जो है द्रव पदार्थ के लिए रखो, और एक जो है आप ये जो अन्न आप खाते हो उसके लिए रखो। ये वाला कंसेप्ट मतलब एकदम पेट भर के खाना नहीं खाना है। ये सब चीज़ें अगर आप करोगे तो आप अपने आप को बीमार होने से बचा लोगे, क्योंकि ज्वर की उत्पत्ति ही आम दोष से होती है, और आम दोष उत्पन्न होता ही आपके लाइफ स्टाइल के कारण है। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तो आपकी बॉडी में जो दोष हैं, और मेंटल जो बोलते हैं ना कि साइकोलॉजिकल भी बहुत, आपका स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, ये सब चीज़ें भी आपके डाइजेशन पे अफेक्ट करेंगी। तो ये कुछ प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड चीज़ हैं जो आप इस पैथोलॉजी से अपने लाइफ में रिलेट कर सकते हो कि कैसे आपको ध्यान रखना है। अब आगे जो है बात करेंगे कि ये भी आप देख सकते हो, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बट नॉर्मली आप जो है ऐसे ही इसको रीड कर लगा सकते हो। देखो पित्त जो है, पित्त प्रधान होता है ज्वर, और यही है कि रस धातु इसमें सबसे ज़्यादा दुष्य होता है, क्योंकि सबसे पहले रस धातु ही अफेक्ट होता है। रस, और इसमें क्या होता है कि रस से कफ भी उत्पन्न होता है। आमाशय जो है ना वो कफ का स्थान रहता है। तो ज्वर की चिकित्सा करते वक्त आपको मेनली पित्त और कफ इनको बहुत ज़्यादा टारगेट करना है, और वात को तो करोगे ही, क्योंकि वात का है ना कि श्लोक है शारंगर का कि वात ही पित्त और कफ को ले जाने वाला है कि पितम पंगु कफम पंगु पंगवो मल धात्वा वायु ना यत्र नियंते तत्र गच्छन्ति मेघवत, मतलब वायु ही सब जगह को ले जाने वाला है। तो वायु को अच्छा कर लो तो आपका पित्त और कफ अपने आप अच्छा हो जाएगा। लेकिन पित्त और कफ, मेनली कफ जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करने का काम करता है। तो आपको जब फीवर का ट्रीटमेंट करना है ना, तो ऐसी औषधि भी डालनी है जो कफ को भी हटाए। और दीपन पाचन, आयुर्वेद में मेनली है कंसेप्ट दीपन पाचन का। तो ये आप देख सकते हो कि श्रोतस रस वह है, और स्रोतोदृष्टि प्रकार संग है। संग का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन। आपने देखा होगा ना कि लास्ट उसमें हमने जब पैथोलॉजी पढ़ी तो उसमें था कि जो साम दोष है, जो मतलब कि एक बाई प्रोडक्ट है जो आम के उससे जो बाई प्रोडक्ट बना है वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, और उसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण जो बॉडी की हीट है, जो बोल सकते हो, बोलते हैं ना कि फीवर में कि स्वेटिंग कराओ, स्वेट नहीं निकल रहा है, क्योंकि बाहर बॉडी का जो हीट है वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। तो आपको ये चीज़ें, ये स्टेप्स जो हैं ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ध्यान रखना है। अब पूर्व रूप के बारे में बात करेंगे कि किसी भी आदमी को जब फीवर होने वाला रहता है तो उसके पहले उसको क्या क्या लक्षण मिलते हैं। तो मेनली उसको एकदम थकान लगेगा, उसको अनईजीनेस लगेगा, है ना, उसको जो है उसकी बॉडी का जो ताकत है वो कम हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मुँह कड़वा लगने लग जाता है किसी को भी, और आँख एकदम जले जले जैसा, बहुत पानी आता है आँख में, है ना। और इसके अलावा ये सब है, बॉडी एक है, बॉडी में भारीपन लगेगा, खाने का मन नहीं होगा, आँख के सामने अंधेरा आएगा, मतलब, और शीत होगा, फीवर विथ चिल्स। फीवर विथ चिल्स डेंगू मलेरिया ये सब में देखते हैं, और टाइफाइड में भी दिख जाता है। अविपाक है, और शील विकृति है, मतलब चेंज इन बिहेवियर, क्योंकि आदमी को उसके बॉडी में ना मेनली क्या है, गर्मी बढ़ रही है अंदर अंदर, और उसको क्या है, उसका डाइजेशन नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो उसका जो धातु का पोषण है, धातुओं का पोषण है, रस धातु अगर अफेक्ट हो गया रस धातु पे, तो वो मेनली ना जो मेंटल पीस है ना उसको भी बहुत हद तक अफेक्ट करेगा आदमी को, क्योंकि उसका बॉडी में, आप जैसे रस धातु का आप श्लोक देख लेना, उसमें आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि रस धातु अगर आपका रस, क्योंकि तुष्टि पुष्टि कारक होता है रस। अब रस ही आपका मतलब कि एक प्रकार से डिस्ट्रक्ट हो गया या अफेक्ट हो गया, तो तुष्टि पुष्टि बल प्रदम ये सब होगा ही नहीं, बॉडी में बल नहीं आएगा। तो एक तो है कि मन जो है वो भी शांत नहीं रहता अगर रस धातु इफ़ेक्ट होते हैं। इसका एक श्लोक है, वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। तो मेनली आप ये देखो कि कितना जो है साइंटिफिक है, कंसेप्ट साइंटिफिक ही हैं, उसको बस देखना और थोड़ा सा आज के टाइम से कोरिलेट करना आना चाहिए। विशिष्ट पूर्व रूप में क्या होगा, वातिक में जिह्वा होगी, पित्तज में नयनदाह होगा, कफज में अरुचि होगा। अब देखो क्या होगा, कफज में क्या होगा, अरुचि इसलिए होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, जठराग्नि जो है वो सही से फायर जो है, डाइजेस्टिव फायर है वो सही से
काम नहीं कर रही है, तो खाना खाने का मन कहाँ से करेगा। पित्त ज्वर में क्या होगा, ये जो पूरा हीट है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो गया है, सर्कुलेट होके वो आइज़ में भी जाता है और आइज़ में एकदम जलन लगता है। वातिक में क्या होता है, जृंभा योनिंग, क्योंकि वात जो है ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो चुका है, तो जो नॉर्मल वात है, अपान वायु भी हो गया, समान वायु हो गया, इसका जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होगा और उदान वायु, प्राण वायु, ये सब इफ़ेक्ट हो जाएंगे, तो इससे योनिंग का लक्षण दिखेगा। अब आप बात करते हैं संताप सामान्य या प्रत्यात्म, इसको बोलते हैं कार्डिनल साइंस या सिम्टम्स, क्या जो पेशेंट में दिखते हैं। संताप, सा अरुचि, तृष्णा, सा अंग मर्दो, हृदय व्यथा, ये पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब नीचे में एक और श्लोक है सुश्रुत उत्तर तंत्र 39/13 का, कि स्वेद अवरोधा संतापा सर्वांग ग्रहणम तथा युगपत यत्र रोधे सा च ज्वरो व्यापी दृश्यते। तो देखो, स्वेद अवरोध संतापा, स्वेद अवरोध का मतलब ये होता है कि जो स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, उसके सेक्रेशंस रुक जाते हैं। जो आपके हेयर फॉलिकल्स हैं, जो स्किन पे रहते हैं, उसमें आप मान के चलो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण प्रॉपरली स्वेट जो है, स्वेटिंग है, वो नहीं हो पाती। इसीलिए बोलते हैं, देखो फिज़िकल एक्टिविटी का यही इम्पॉर्टेंट है, यही इम्पॉर्टेंस है कि आपको प्रॉपर फिज़िकल एक्सरसाइज करनी है। फिज़िकल एक्सरसाइज करोगे, क्योंकि पसीना जो होता है वो भी एक मल होता है। आयुर्वेद में जो भी कंसेप्ट हैं सब साइंटिफिक हैं, उसको देखने का आपको नज़रिया होना चाहिए। देखो, बॉडी से जब तक पसीना नहीं निकलेगा ना, पसीना भी एक मल है, जैसे मल मूत्र, स्वेद, स्वेद भी एक पसीना है। लेकिन क्या होता है, हम लोग मल मूत्र तो चलो रोज़ निकाल भी देते हैं, लेकिन स्वेट जो होता है वो हर आदमी का उतना नहीं निकलता है, तो इसीलिए फ़िज़िकल एक्टिविटी का महत्व होता है। तो जब फीवर का ट्रीटमेंट करोगे ना, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि बॉडी से आपको हीट निकालना है। तो स्वेटिंग भी अगर आप कराओगे पेशेंट में, इसीलिए बोलते हैं ना कि किसी को अगर नया नया बुखार हुआ है, कि आप पंखा मत चलाओ, एसी मत चलाओ, कूलर मत चलाओ, प्रॉपर एकदम कंबल ओढ़ लो और सो जाओ। और कई बार तो ऐसा भी बोलते हैं कि धूप में, कड़कती धूप में भी आप सो जाओ। ये आयुर्वेद में स्वेदन जो है कंसेप्ट, ये इसमें काम करता है, क्योंकि अगर आप स्वेदन करोगे तो बाहर की हीट जो है, जो बॉडी में जो हीट रुकी हुई है वो बाहर निकल जाएगी, और वो बाहर निकल जाएगी ना, तो आपकी जठराग्नि जो है, और लंघन भी आपको करना है। लंघन करोगे, क्या होता है कि आपकी डाइजेस्टिव फायर वीक है, आपके शरीर में आम दोष बन रहा है, और आप खाना खाए जा रहे हो, तो आपकी अग्नि तो आपने ठीक की ही नहीं, ऊपर से और खाना खा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, फीवर को और बढ़ा रहे हो। देखना, बोलते हैं कि 7 दिन तक का जो ज्वर होता है उसमें दूध नहीं पीना है। क्यों? क्योंकि आपका फीवर नया नया है, अभी अग्नि मंद है, आप दूध पी लोगे तो क्या होगा, आम दोष बना हुआ है और आपका डाइजेस्टिव फायर वीक है, दूध और नहीं पचा पाएगा और आपका फीवर प्रोग्रेस कर देगा। कभी भी नए ज्वर में, कभी बुखार में, ये हमारी मम्मियाँ या पुराने लोग ना कर देते थे कि चलो यार दूध पिला देते हैं, बुखार हुआ है ठीक। बट इनिशियली कभी भी बुखार में आप करना भी है दूध का प्रयोग तो 7 दिन 10 दिन उसके बाद करो, क्योंकि उसके बाद से जीर्ण ज्वर या पुरान ज्वर चालू हो जाता है, जिसमें धातु क्षय होता है। धातु क्षय वाले चीज़ों में, क्योंकि दूध ब्रिंघन करता है, तो अब आपको दूध का प्रयोग करना है, बट इनिशियली आपको दूध का प्रयोग नहीं करना है। अब देखना, एक श्लोक है कि एक श्लोक है इसमें आयुर्वेद में कि जिसमें आपको लंघनम स्वेदनम कालो यावगस्तिक्तको रसा पाचन्यन विपक्वा नाम दोषाणाम तरुणे ज्वरा। ठीक है, लंघनम स्वेदनम कालो यावगस्तिक्तको रसा पाचन्य विपक्वा नाम दोषाणाम तरुणे ज्वरा। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड श्लोक है। जब फीवर आता है किसी में, तो सबसे पहले अगर आपको विदाउट मेडिसिन फीवर ठीक करना है, तो स्टेप बाय स्टेप चलो। पहले आप एक ज़्यादा है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली अगर देखोगे तो आज के लाइफस्टाइल में थोड़ा मुश्किल है ये चीज़ें पालन करना, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं होता है। अब देखो, और उतना बॉडी बल भी होना चाहिए आपके पास, उतना आत्मबल भी होना चाहिए ये प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। अब देखो, नया नया आपको फीवर हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप करोगे ये कि पहले तो आप
पूरा लंघन कर लो, मतलब खाना पीना एकदम छोड़ दो, उपवास करो 1-2 दिन। और पानी भी जो पीना है तो षडंग पानिया, जिसमें मुस्त परपट कोशिर चंदन उदिच्य नागरे, मेनली ये जो है दीपन पाचन का काम करता है। तो अगर पानी भी पीना है तो एकदम उबाल कर, एकदम मस्त खौला के जो पानी होता है ना, उसको आपको पीना है, खौला के उसको ठंडा करके, देन उसको श्रित शीत जल बोलते हैं उसको, कि गर्म करके खौला के देन ठंडा करके उस पानी को आपको पीना है फीवर में। और षडंग पानिया मतलब वो औषधि से सिद्ध जल, अगर पीना भी है तो थोड़ा थोड़ा वो वाला पानी आपको पीना है। इससे क्या होगा, लंघनम स्वेदनम कालो, लंघन होगा, लंघन में ये, स्वेदन में वही है जैसे मैंने बताया था कि ओढ़ के सोना है, प्रॉपर ओढ़ के सोओगे, ये प्रोसेस लंघन करोगे और ये करोगे, आपका विदाउट मेडिसिन भी आपका फीवर ठीक हो सकता है। यावगस तिक्त को रसा, मतलब अगर आपको कुछ खाना पीना भी है तो यवागु, जो बहुत पतली, आप बोल सकते हो या तो पतली खिचड़ी खा लो, या बहुत ज़्यादा मतलब लिक्विड पदार्थ खाओ, लिक्विड पदार्थ का सेवन करो। और तिक्त रस प्रधान द्रव्यों का सेवन करो, मतलब परवल, करेला, लौकी, ये सब आप ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करो। तो आपको फीवर में मधुर अम्ल लवण रस वाले पदार्थ बिल्कुल मत यूज़ करना, क्योंकि वो ना एक तो कफ भी बढ़ाता है, ऑब्स्ट्रक्शन भी बढ़ाएगा, और आपके बॉडी में फीवर के जो सिम्टम्स हैं, आपका जो आम दोष है उसको और बढ़ा देगा। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना है, मतलब मिठाई हो गया, दूध हो गया और चावल हो गया, ये सब खाना भी है तो एकदम पतली मूंग दाल की खिचड़ी खाओ, क्योंकि आपका अग्नि भी मंद है, तो ये आपकी अग्नि को भी सुधारने में हेल्प करेगा। तो ये नया नया जब बुखार आता है उसमें आपको इनिशियल स्टेज पे तो आप विदाउट मेडिसिन भी आप फीवर को ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। अब पूरी बॉडी में ये सब आपने, अभी मैंने आपको बताया था कि सुश्रुत का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न के जो कार्डिनल साइंस है उससे बहुत ज़्यादा मेल खाता है। अब ये अंतर्वेगी है, बहिर्वेगी ज्वर है, ठीक है, ये सब उतना ज़्यादा मतलब आप देख सकते हो, बट मेनली जो है उतना ज़्यादा आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, एक रीडिंग लगा सकते हो। बाकी जो मैंने बताया है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड है। वातज, पित्तज और कफज, मेनली आपको फीवर का जो नेचर समझना है तो मेनली वात का, पित्त का और कफ का बेसिक चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि भाई आप वात रहेगा तो क्या होगा, वात वाले सिम्टम्स में क्या होगा। देखो वात वाले में क्या होगा कि कपकपी बहुत ज़्यादा होगी। फीवर का आपको देखो, कभी भी कोई अगर डिजीज़ हो रहा है तो एक ही दोष से बहुलता नहीं होगी, उसमें तो त्रिदोष मैक्सिमम टाइम रहेगा ही, या कि दो दोष की बहुलता रहेगी। तो इसमें क्या रहेगा, जो वात के रुक्ष तत्र रुक्षो लघु शीता सूक्ष्म अनिलो वाला जो श्लोक है उसी के जो है, तो इसमें आप ये याद रखना कि वात दोष अगर है तो बॉडी में पेन जहाँ है वहाँ वात है, ड्राइनेस जहाँ है वहाँ वात है। विषम वेग, इरेगुलर फीवर, विषम वेग, विषम ज्वर, ये डेंगू वगैरह से आप को रिलेट कर सकते हो। फीवर जो है उसका जो पैटर्न होता है वो प्रॉपर नहीं रहेगा, कभी सुबह आ जाएगा फीवर, कभी शाम को, ठीक है। ये मेनली ड्राइनेस वाइनेस जो भी है ये आपको वात वाले में दिखेगा। पित्त वाले में अतिसार है ना, बुखार का जो वेग है वो बहुत ज़्यादा होगा, चक्कर आना, गर्मी लगना, ये सब। और पित्त का वमन, पित्त वाला उल्टी होगा, निद्रा कम हो जाएगी, ये सब पित्त के लक्षण है। कफज वाले में वही आलस ज़्यादा बढ़ जाएगा, मुख मीठा मीठा लगेगा, खाने का मन नहीं होगा, अरुचि। फीवर का जो ग्रेड होगा लो ग्रेड फीवर होगा, ठीक है, लेकिन वीकनेस बहुत ज़्यादा होगी। तो ये आपको इसमें याद रखना है। देन वात पित्त है, पित्त कफ है, तो ये आप देख सकते हो। स्तनीपातज ज्वर, ये थोड़ा सा इसमें रहता है कि कभी शीत कभी दाह, ये मलेरिया या टाइफाइड ये सब में स्तनीपातज ज्वर का आप देख सकते हो। जो मलेरिया टाइफाइड के फीवर होते हैं उसमें ऐसे ही सिम्टम्स दिखते हैं कि कभी एकदम ठंडी लगेगा, कभी बहुत गर्मी लगेगा। ये अंश संधि सिर में पीड़ा, ये डेंगू के उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है। तो स्तनीपात ज्वर के लक्षण जो है वो थोड़ा सा आज के डेट में आप देख सकते हो, क्योंकि ऐसे मिक्स सिम्टम वाले फीवर के केसेस आपको बहुत दिखेंगे। देखो फीवर जो है वो एक सिम्टम है, उसके कॉज जो होते हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब के कारण फीवर होता है। देख सकते हो अश्रुपूरित नेत्र व अंध खुली नेत्र, मतलब बहुत ज़्यादा आंसू आता है,
खांसी सर्दी होती है फीवर में, है ना, सोर थ्रोट होता है, गले में सुई चुभने सी मतलब फॉरेन बॉडी है या ऐसे करके लगेगा, टिनिटस होगा, कान में दर्द होगा, बॉडी पतली हो जाएगी, है ना, वीजिंग। वीजिंग का मतलब होता है जब ऑस्कल्टेट करोगे, लंग साउंड सुनोगे तो सीटी बज रहा है वैसे टाइप का आपको सुनेगा। तो ये सब जो है आपको, प्यास हो गया, प्यास लगना हो गया, कोटेड टंग रहेगा, जीभ जब निकल आओगे तो वो एकदम मतलब कोटेड दिखेगा आपको, खुरदुरी जीभा रहेगी, मतलब कटे कटे जैसा जीभा रहता है। तो ये रक्त स्ठीवन हो गया, ये ट्यूबरक्लोसिस के केस में दिख सकता है। सिर इधर उधर पटकना, बहुत बेचैन हो जाएगा पेशेंट, क्योंकि अब किसी को टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ये सब हो जाता है तो वो ये सब कर सकता है। ठीक है, बुखार जब सिर में चढ़ जाता है तब पेशेंट ऐसे सिम्टम्स एंड साइंस शो करता है। तो इसमें बाकी जो है वो आप देख सकते हैं, लेकिन सन्निपातक ज्वर जो है जो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट रहता है, इसका आप श्लोक भी याद कर सकते हो। ये आपके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा कि शणे दाह शणे शीत, शणे शीत अस्थि संधि रुज शिरो रुजा। ये बहुत, शिरो अस्थि संधि रुजा, ये डेंगू में, मलेरिया में दिखता ही है। तो ये था कुछ उसका सन्निपातक ज्वर का कारण। अब देखो, अब अभिघातक ज्वर भी है, ये सब भी है, बट ना मेनली आप इसको, क्योंकि फीवर जो है, सॉरी, फीवर जो है वो आपको प्रैक्टिकली देखना है। तो प्रैक्टिकली इतना ही साइन एंड सिम्टम पेशेंट आपके पास लेके आएगा, तो आपको बस उतना ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आगे जो है, सॉरी वो थोड़ा स्लाइड गलत हो गया था तो बुक, अब आगे जो है आप ये आप रीड कर सकते हो, वातज पित्तज कफज, ये आप मेनली आपको डिफाइन कर लो। जनरली जनरल प्रैक्टिस में मैं बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा जाओगे तो बहुत सारा है, रसगत, रक्तगत सब है, बट आपको जो है मेनली फीवर का ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करते हैं। देखो प्रैक्टिकली आपके पास पेशेंट आज की डेट में इनिशियल स्टेज पे तो नहीं आएगा फीवर लेके, या कोई भी डिजीज़ में एक आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास कोई भी फर्स्ट स्टेज में नहीं आता है, बहुत कम ही परसेंटेज होता है जिसमें आता है। अब देखो, नवज्वर का चिकित्सा सूत्र भी यहाँ पे दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो, जो मैंने आपको पहले बताया था सेम टू सेम वही वाला कंसेप्ट है इसमें, मतलब जो मैंने आपको शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन किया था बस वही है। अब देखो हम लोग यहाँ पे क्या है कि जो हम ओपीडी लेवल पे हम ट्रीटमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा मैं पंचकर्म और वो सब नहीं बताऊंगा यहाँ पे मेनली जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपको एज अ जनरल फिजिशियन जो आपके पास पेशेंट आया है आपको उसको ट्रीट कैसे करना है। यहाँ पे कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए हुए हैं, उन प्रिस्क्रिप्शंस को मेनली मैं ट्राई करूँगा कि जितने हो सके, जितने जो यहाँ पे योग दिए हैं उसको प्रॉपर आपको एक मोड ऑफ एक्शन के साथ समझा सकूँ। तो देखो, पहले बात करेंगे कि संशोधन चिकित्सा और शमन, दो प्रकार की चिकित्सा होती है। तो वमन, विरेचन, ये वो सब आप कर सकते हो, बट हर कोई व्यक्ति तो है पंचकर्म वाले के पास जाएगा नहीं, आपके पास आएगा जनरल फिजिशियन, आप कर तो आप अपने मेडिसिन के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि एकदम से आप वमन ही कराओ, आप अपने मेडिसिन से भी ऐसे मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हो जो विरेचन, मेनली जो है विरेचन अगर आप करा दोगे तो बॉडी की हीट निकालने का वो भी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। तो और कफ के लिए आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दो जो एंटी कोगुलेंट, सॉरी, म्यूकोलाइटिक और एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टी के जो ड्रग्स होते हैं मैं आपको बताऊंगा, वो ड्रग्स या मेडिसिन आप प्रिस्क्राइब कर दो, तो वो वमन के थ्रू कफ जो है वो निकलवा दो। और कुछ कुछ चीज़ें जो है पेशेंट को एडवाइस कर दो, अगर आपको लग रहा है कि ये फीवर में जो है कफ जो है बहुत ज़्यादा है तो उसमें आप पेशेंट को ऐसे मेडिसिन दे दो जिससे कफ निकले। अब देखो संशमन चिकित्सा की ओर बढ़ते हैं, तो रस भस्म पिष्टि, इसकी जो मात्रा रहती है 125 से 250
mg। तो आपको जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करोगे, अडल्ट डोज जो है आयुर्वेदिक मेडिसिन का, अगर मेनली 250 mg की टैबलेट रहती है, तो आपको बॉडी बिल्ड देखना है, पेशेंट का उसका जो है नेचर देखना है, और उसकी जो डाइट है वो सब आपको हिस्ट्री प्रॉपर लेना है। कोई भी फीवर का ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करो तो पहले हिस्ट्री प्रॉपर लो कि भैया बुखार कब से था, है ना, कितने दिन से बुखार आ रहा है, पहले भी हुआ था क्या। तो हिस्ट्री जो है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री लोगे तभी डायग्नोसिस सही बनेगा कि भैया अगर उसका फीवर पुराना है तो यानी तो धातु तो पूरे क्षीण हो गए होंगे, तो फिर उस हिसाब से चिकित्सा करना। अगर इनिशियल डे में है तो फिर उस हिसाब से, भैया इनिशियली अगर किसी को फीवर हुआ है तो रस धातु उसकी दूषित हुई होगी, तो आपको उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट करना है। अब देखो, रस भस्म पिष्टी, इसकी मात्रा क्या रहती है, 125 से 250 mg। जनरली अडल्ट डोज में आप दोगे 250 mg की 2 टैबलेट। आप देखना कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन में, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि ये त्रिभुवन कीर्ति रस है तो उसको 2 टैब बीडी कर देना या टीडीएस कर देना अकॉर्डिंग टू द साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट को बहुत ज़्यादा फीवर है, मेनली आपके पास मैं एक जनरल अभी इन प्रिस्क्रिप्शंस में बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड एक जनरल फीवर का एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन बताता हूँ जो आप देख सकते हो या दे सकते हो। देखो, कोई भी पेशेंट आपके पास आएगा अगर फीवर लेके, पहले तो सीज़न देखना है आपको कि भैया सीज़न कौन सा चल रहा है। एपिडेमियोलॉजी की नॉलेज भी होना कि जिस एरिया में आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस एरिया में क्या डेंगू फैला है, क्या मलेरिया ज़्यादा हो रहा है, ये सब चीज़ें आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आयुर्वेदीय चिकित्सा जब आप करोगे तो आपको ट्रीटमेंट करते समय अग्नि का ध्यान रखना है। पेशेंट की अग्नि किस टाइप की है, जठराग्नि जो है कि उसको भूख, मतलब आपको खाना खाते हो तो कितने देर में डाइजेस्ट हो जाता है ना। ये सब क्वेश्चंस का बहुत बहुत महत्व होता है मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में। और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होता है कि पेशेंट की इकोनॉमी भी देखनी है आपको कि पेशेंट कितना मेडिसिन कितना अफोर्ड कर सकता है। देखो, रस औषधि बहुत महंगी होती है, तो आप उसको जनरली प्रिस्क्राइब करोगे तो पेशेंट को देखना भी है कि भैया पेशेंट वो चीज़ ले सकता है कि नहीं, उसके अनुसार आपको चिकित्सा करनी है। बच्चा है, बूढ़ा है, उसकी अग्नि कैसी है, उसका डाइट इनटेक क्या है, नॉन वेजिटेरियन है कि वेजिटेरियन है, तो उसको आपको देखते हुए कि भैया जिसका अग्नि बहुत बढ़ा हुआ है ना, तीक्ष्णाग्नि है, तो उसको उस हिसाब से मेडिसिन दोगे, जिसकी मंदाग्नि है उसको उस हिसाब से दोगे। ऐसा देखो, रस औषधि जो रहती है वो वेरी हैवी टू डाइजेस्ट होती है, ठीक है। तो आपको मेनली जो है जिसकी बहुत ज़्यादा जो है मंदाग्नि है, या जो मंदाग्नि है पेशेंट आया है, तो उसमें रस औषधि जो है वो थोड़ा देने से बचना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डाइजेस्ट करने में मुश्किल होता है। तो देखना, अब यहाँ पे रस भस्म पिष्टी के कुछ योग दिए हैं, लेकिन पहले मैं आपको एक प्रैक्टिकली एक बताता हूँ प्रिस्क्रिप्शन। आपके पास एक पेशेंट आया फीवर का, तो उसमें क्या होगा, बोलेगा कि मुझे फ़ीवर आ रहा है, तो आप पूछोगे कितने दिन से आ रहा है, तो सपोज़ कर लो कि चलो कि वो जनरली आपके पास जो पेशेंट आएगा इनिशियल स्टेज में बहुत कम आते हैं, आएगा बोलेगा कि मैं करीबन मुझे 2 महीने से फ़ीवर आ रहा है, मैं पीसीएम ले रहा हूँ, उसके अलावा बहुत सारे मैंने एनाल्जेसिक ड्रग्स भी लिए हैं, तो और बहुत सारी मैंने और भी कई जांचें कराई, सब नेगेटिव आ रहा है। या बोल सकता है कि मैंने सब करा लिया लेकिन मेरा बुखार नहीं जा रहा है, अब आप कैसे ट्रीटमेंट करोगे। तो देखो, नवीन ज्वर का तो काल चला गया, अब जो ज्वर इसमें है वो धातुओं का शोषण हो रहा है, वो वाला ज्वर है कि प्रॉपर उसका जो है बल है वो क्षीण हो चुका है, अब आपको ट्रीटमेंट करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो, पहले तो आप ये दिमाग लगाना कि भैया ये इतना सारा मेडिसिन खाया है ना, पीसीएम खाया है ना, मान लो कि एनाल्जेसिक ड्रग्स भी लिया, तो इससे ना सबसे ज़्यादा इसका लिवर, किडनी ये सब अफेक्ट हुआ होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करना है। डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करोगे, तो और एक तो उसका इतना दिन से उसको बुखार है, तो उसको डाइट भी कहीं ना कहीं अल्टर हुआ होगा, खाने पीने का भी ठिकाना नहीं होगा, आम दोष भी थोड़ा बहुत उसकी बॉडी में होगा ही। हालांकि बहुत टाइम हो गया है, धातु एकदम क्षीण हो गई है, लेकिन आम दोष है, अग्नि अच्छी करनी है। तो आप कैसे प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हो, तो
मेनली भूख वूख लग रहा है कि नहीं वो सब पूछ लो, पेशेंट बोलेगा नहीं उतना नहीं है, तो क्या करो, एक चित्रकादि वटी या शंख वटी बिफोर मील आप 2 बार उसको प्रिस्क्राइब कर दो। एक या तो लंच के पहले कर दो और एक रात के डिनर के पहले कर दो। 2 टैप बीडी इसको चूसने के लिए बोलो, या तो गर्म पानी के साथ, और गर्म पानी का प्रयोग कराना मेडिसिन में, थोड़ा कुनकुना जल में इसको आप दे दो। तो इसको दोगे तो क्या करेगा, ये दीपन पाचन एक्शन करेगा। दीपन पाचन एक्शन करेगा तो जो आपका थोड़ा बहुत आम दोष होगा उसको पचा लेगा और आपकी अग्नि को, अपनी जठराग्नि को जो है बढ़ाएगा। अब जठराग्नि आपकी बढ़ेगी, डाइजेस्टिव फायर बढ़ेगा, तो आपको भूख लगना चालू हो जाएगा। आफ्टर दैट आप क्या करोगे, उसके बाद आप बनाओगे भाई उसको खाना पीना जो है वो क्रमशः उसको एक डाइट प्लान भी बना के दोगे कि देखो भाई आपको फ़ीवर है, अभी स्टेप बाय स्टेप मैं ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी पतली खिचड़ी से स्टार्ट करना, धीरे 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 थोड़ा दाल चावल पे आना, मिर्च मसाले वाली चीज़ें अभी अवॉइड करना। इसको करीबन 1 महीना तक स्टेप बाय स्टेप बढ़वाना कि 20 दिन तक आप खिचड़ी खाओ, देन दलिया खिचड़ी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप डाइट को लेते चलना। हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा खाओ, सैलेड ज़्यादा खाओ, सैलेड टमाटर वगैरह ज़्यादा खाओ, तो टमाटर वगैरह भी खाओगे तो ये भी लिवर एंजाइम्स को सेक्रेट करने में हेल्प करता है ना। तो डाइट के साथ लेते हुए आपको ट्रीटमेंट करना है। तो ये करोगे स्टेप बाय स्टेप, आपको उसको हैवी डाइट में, हैवी डाइट भी नहीं, बहुत टाइम के बाद उसको दूध वगैरह पिलाना भी है, तो थोड़ा बहुत मतलब अग्नि से स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करना है। तो अब आप क्या कर दिया, आपने एक दीपन पाचन ड्रग एडवाइस कर दिया। अब क्या बोलोगे कि भैया खिचड़ी दलिया जो भी खाते हो खाना, थोड़ा सा पानी जो है अभी उबाल के ही पीना, मतलब कुनकुना पानी ही पीना, वो पानी पीना। और उसके बाद क्या करना, तो क्या करोगे, तो टैबलेट दोगे। तो टैबलेट में क्या क्या दे सकते हो, गुड़ुची घनवटी दे सकते हो, ठीक है, गुड़ुची का सत्व दे सकते हो, ये जीर्ण ज्वर में बहुत अच्छा काम करता है। डेंगू मलेरिया टाइफाइड ये फीवर्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो या तो गुड़ुची सत्व दे दो, गुड़ुची टैबलेट। गर्मी का सीज़न है तो आशा वरिष्ठ थोड़ा अवॉइड करना, लेकिन ठंडी का सीज़न है तो इसमें आप क्या दे सकते हो, अमृता रिष्ट दे सकते हो, ठीक है, ये देख सकते हो। अब थोड़ा सा आप ये भी देखो कि कहीं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, तो उसमें आप लक्ष्मी विलास रस एक ऐड कर सकते हो। और एक इम्यूनिटी के लिए आप आरोग्यवर्धिनी वटी, एक आरोग्यवर्धिनी वटी आफ्टर मील भी दे सकते हो। ये इसमें कुटकी होता है, तो गर्मी के दिन में क्या है कि आप आरोग्यवर्धिनी वटी दे दो, तो ये हेपेटोप्रोटेक्टिव इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। इसमें कुटकी होता है जो मृदु विरेचन करता है, तो थोड़ा विरेचन भी हो जाएगा। विरेचन होगा तो पेट साफ होने लग जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हटने लग जाएंगे। और लक्ष्मी विलास रस वगैरह भी आप दिए हो तो थोड़ा बहुत जो कफ होगा उसको भी वो एक्ट कर लेगा, तो इससे जो है आपके जो सिम्टम्स हैं वो क्योर होने लग जाएंगे। गुडुचि जो होता है वो शीतवीर्य रहता है और तिक्त रस प्रधान रहता है और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी एक्शन होता है, उसको इम्यून सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करता है, ठीक है। तो आपको आयुर्वेद में तो क्योंकि ओज जो है वो शुक्र के बाद बनता है, तो आपको ऑब्स्ट्रक्शन सबसे पहले तो हटाना है। ऑब्स्ट्रक्शन हटाओगे तभी तो जो गुडुचि का जो रस है वो ओज तक पहुंच पाएगा, तभी तो इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन दिखेगा। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। पहले तो भाई ऐसा नहीं है कि भैया किसी को बुखार आ गया तो नहीं यार तुम सिर्फ गुड़ुची का ही सेवन करो, पहले उसका प्रॉपर उसकी अग्नि की चिकित्सा करो, देन आप उसको जो देना है दो, ठीक है ना। ये एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा गर्मी का सीज़न ना हो तो कुमारी आसा हो गया, भूनिम्बादी क्वाथ है, ये लिवर पे बहुत अच्छा काम करते हैं। और भूनिम्ब जो होता है वो तो बहुत बेस्ट हेपेटोप्रोटेक्टिव और बहुत जीर्ण ज्वर, दंडक ज्वर, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया, ये सब में भूनिम्बादी क्वाथ ये बहुत अच्छा काम करता है। और काल मेघ आसव हो गया, ये सब बहुत अच्छे मेडिसिन है जिसका डोज 20 ml या 15 ml बीडी करो। बच्चा है तो 5 से 10 ml दे दो। तो इस प्रकार से ये प्रैक्टिकली आपको मैंने एक प्रिस्क्रिप्शन बताया है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। महासुदर्शन काढ़ा हो गया, है ना, महासुदर्शन घनवटी हो गया, ये सब टैबलेट्स जो हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। मेनली जो भी टैबलेट्स आप यूज़ करोगे फीवर में, उसका एक बेसिक नेचर बताता हूँ कि कटु तिक्त रस प्रधान रहते हैं, उष्णवीर्य रहते हैं और दीपन पाचन वाले एक्शन बहुत ज़्यादा रहते हैं उसमें, क्योंकि ज्वर की उत्पत्ति आम से ही होती है और आम दोष का ट्रीटमेंट करना ही मुख्य आपका लक्ष्य होना चाहिए,
ठीक है। और वात अनुलोमन भी करना है, अपान वायु को ठीक करोगे तो बॉडी एक वगैरह जो हो रहा है वो भी ठीक होगा। अब हम लोग यहाँ पे कुछ मेडिसिन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रस भस्म पिष्टि तो 125 से 250 mg है। अनुपान देखो उष्णोदक या मतलब गर्म पानी या मधु। तो देखो त्रिभुवन कीर्ति रस है। रस औषधि बहुत ज़्यादा जीर्ण हो गया है, ज्वर बहुत ज़्यादा रिपीटेड फीवर है, पहले तो आप नॉर्मल टैबलेट से शुरू करो, अगर उससे भी क्योर ना हो रहा है देन मूव टू रस औषधि। रस औषधि महंगी भी होती है, तो पहले तो रस औषधि से पहले तो नॉर्मल टैबलेट्स यूज़ करो, उसके बाद रस औषधि में जाओ। ठीक है। हिंगुल, वत्सनाभ, त्रिकटु और टंकण। तो देखो हिंगुल दीपन पाचन बहुत अच्छा काम करता है। वत्सनाभ का भी ना ये पॉइजनस ड्रग होता है, बट ऐसे कंडीशन में जो बहुत जीर्ण ज्वर है उसमें भी इसका एक्शन बहुत अच्छा रहता है। त्रिकटु जो है वो भी दीपन पाचन वाला एक्शन है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी बहुत अच्छा काम। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी त्रिकटु में देखी जाती है। तो जैसे कि क्योंकि इन्फ्लामेशन के कारण भी फीवर होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, उसके कारण कॉक्स 2 इनहिबिटर्स ये सब भी एक्शन में आते हैं, जिसके कारण इन्फ्लामेशन होता है। तो आपको फीवर के ट्रीटमेंट के टाइम पे एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग को भी ऐड करना है, तो त्रिकटु इसमें डला हुआ है। और टंकण जो होता है, टंकण ना बहुत अच्छा एक्सपेक्टोरेंट वाला एक्शन भी होता है, तो थोड़ा बहुत जो कफ वगैरह भी रहेगा, कफ को निकालने में टंकण बहुत अच्छा काम करेगा। देन आप बात करेंगे हिंगुलेश्वर रस। तो इसमें भी वत्सनाभ है, पीपली का चूर्ण है और हिंगुल है। पीपली भी, इसका भी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होता है, और ये भी जो है जो विरेचन वगैरह ये भी बहुत अच्छा करा देता है, और सूजन स्वेलिंग एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन रहता है। तो जो स्रोतसों में या चैनल्स में या कहीं भी इन्फ्लामेशन हो रहा होगा उसको स्टॉप करने में ये भी काम करेगा। अब स्वर्ण मालिनी बसंत रस। स्वर्ण मालिनी बसंत रस, आप जैसे ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट आता है जिसको बहुत टाइम से फीवर, बहुत टाइम से उसको हुआ है, उसके में भी इवनिंग में फीवर आता है पेशेंट को, उसमें धातु शोषण या क्षय रोग बोलते हैं उसको, तो उसमें स्वर्ण मालिनी बसंत रस बहुत अच्छा काम करता है। स्वर्ण भस्म मुक्ता पिष्टि है, हिंगुल है और मरीच है। स्वर्ण भस्म का भी वही दीपन पाचन एक्शन रहता है, और स्वर्ण भस्म ना जो बॉडी में धातुओं का पोषण बहुत अच्छा करता है और बॉडी में बल बहुत अच्छा लाता है। भैया क्षय रोग हो जाता है तो उसमें धातु जो है वो क्षय हो जाता है, तो स्वर्ण भस्म जो होता है ना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ या इम्यूनिटी को बढ़ाने में जो भी भस्म वाली चीज़ें रहती हैं, क्योंकि भस्म ना सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतसों में भी ट्रैवल करके एक्शन करता है, तो भस्म वाली चीज़ें आप बहुत टाइम से जिसको फीवर है उसमें आप भस्म का प्रयोग कर सकते हो। मुक्ता पिष्टि है, वो एंटीपायरेटिक एक्शन होता है, फीवर को उतारेगा, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल लाने में मुक्ता पिष्टि बहुत अच्छा हेल्प करेगा। हिंगुल है, दीपन पाचन एक्शन करेगा, और मरीच का है वो भी सेम एक्शन करेगा। कस्तूरी भैरव रस है, इसमें भी जावित्री, जायफल, मरीच, पिपली, कस्तूरी। जावित्री जायफल ये जो होता है ना, ये बहुत अच्छा अरुचिनाशक होता है, और दीपन पाचन इसका भी एक्शन होता है। भोजन के प्रति जिसको अरुचि वाले लक्षण ज़्यादा दिख रहे हैं फीवर में, वो कस्तूरी भैरव रस यूज़ कर सकते हैं। मृत्युंजय रस जो है वो पॉइजनस फीवर, जो उसमें आप वत्सनाभ है इसमें, क्योंकि वत्सनाभ भी है एक पॉइजन ड्रग वाला है, तो और इसमें टंकण और गंधक भी डाला है। गंधक का एंटीसेप्टिक एक्शन होता है बहुत अच्छा, कि बहुत ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन हो गया या एंटीबैक्टीरियल एक्शन हो गया, एंटीसेप्टिक एक्शन हो गया, ये गंधक का होता है। इसके अलावा देखो ज्वर केसरी रस है, पारद गंधक है। पारद गंधक का स्पेशलिटी रस औषधि में क्या है, पारद गंधक से मिलके ही रस औषधि बनती है। पारद और गंधक जो होते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म स्रोतसों में जाके दोषों को निकाल के और एक्ट करती हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है आपको इसको ध्यान रखना है। गोदंती भस्म का बहुत अच्छा एंटीपायरेटिक एक्शन होता है। कभी भी कोई फीवर का प्रिस्क्रिप्शन बनाओ, तो मलेरिया टाइफाइड का फीवर है जिसको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो गोदंती का एंटीपायरेटिक एक्शन बहुत अच्छा होता है। श्रृंग भस्म, ये क्या है, मृगशिंग, इसका म्यूकोलाइटिक एक्शन बहुत अच्छा होता है। स्रोतस से या प्राणवायु स्रोतस में जो कफ या म्यूकस है उसको ये बहुत अच्छा निकालता है। जहर मोहरा पिष्टि, ये जो है इसका एंटी लिपिड वाला एक्शन होता है, लिपिड लोअरिंग वाला एक्शन जहर मोहरा पिष्टि का होता है। ये जो है हार्ट पेशेंट्स के लिए, मतलब मेनली आप बोल सकते हो कि ये भी जो है ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है ना श्रोतास में, उसको निकालने में बहुत अच्छा काम करता है।
लक्ष्मी विलास रस जो है इसमें भी स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, अभ्रक, ताम्र, नाग ये है। ये कफ एंड कोल्ड में बहुत अच्छा एक्शन रहता है इसका। प्रवाल पिष्टी है, ये भी देखो प्रवाल पिष्टी, गोदंती, इसका आप भस्म बना के और इसमें आप पेशेंट को जो है जैसे भस्म बना दो, गोदंती, प्रवाल पिष्टी और मुक्ता शुक्ति ये सब ऐड करके आप पेशेंट को पुड़िया बना के दे सकते हो खाने के लिए। कफ केतु रस है। तो इस प्रकार से कुछ टैबलेट्स की हम शंख भस्म इसमें डाला है। दीपन मेनली आयुर्वेदिक जो भी टैबलेट्स आप दे रहे हो फीवर में, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भैया इसका एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन होना चाहिए, एंटी पायरेटिक एक्शन होना चाहिए, है ना, और एनाल्जेसिक एक्शंस होना चाहिए। तो मरीज ये वो सब त्रिकटु ये सब का एनाल्जेसिक एक्शन भी होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन भी होता है, और जैसे टंकण वगैरह हो गया, गंधक का एंटीसेप्टिक हो गया, टंकण का म्यूकोलाइटिक। तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं आपके कवर कर लेंगे कि मतलब आपका कफ का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपका पित्त का भी ट्रीटमेंट हो जाएगा, और अनुलोमन करा के जैसे आपका पीपली वगैरह डला है तो वो थोड़ा अनुलोमन भी कर देगा, तो अपान वायु भी ठीक हो जाएगी, तो बॉडी एक ये सब सिम्टम्स भी ठीक हो जाएंगे। तो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते वक्त इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। वटी में क्या क्या है, संजीवनी वटी है। संजीवनी वटी का एक बहुत अच्छा योग है मलेरिया में कि अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रहा है, रिकरेंसी हो रही है, रिलैप्स हो रहा है फीवर, तो संजीवनी वटी को विथ तुलसी का चूर्ण या तुलसी का स्वरस के साथ आप यूज़ कर लो 45 डेज़ तक, तो उसकी जो रिकरेंसी है फीवर की नहीं होगी। देखो संजीवनी वटी में विडंग डला है। विडंग क्या होता है, क्रीमी के लिए बेस्ट ड्रग होता है। तो कई बार क्या होता है बच्चों में बार बार फीवर हो रहा है, तो बच्चों में एक बहुत कॉमन सा कॉज होता है कॉन्स्टिपेशन का, वो होता है क्रीमी। तो संजीवनी वटी, अब मान लो फीवर आ ही रहा है, बच्चा है, ज़्यादा टैबलेट्स तो यूज़ नहीं करेगा, तो संजीवनी वटी आप बच्चों में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि भैया क्रीमी के कारण बच्चे के बुखार आ रहा है, कॉन्स्टिपेशन है, तो उसके कारण तो आप ये टैबलेट यूज़ करो। इसमें पीपली अभया भी डला हुआ है, तो बच्चे का पेट भी अच्छे से साफ़ होने लग जाएगा। गुड़ची भी डला है तो इम्यून सिस्टम भी अच्छा होगा। सौभाग्यवटी है। संशमनी वटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टैबलेट है। संजीवनी वटी, संशमनी वटी। संशमनी वटी तो आप फीवर ठीक भी हो गया है उसके बाद भी 1-2 महीना पेशेंट को कंटिन्यू करा दो ताकि उसका इम्यूनिटी अच्छा हो। विष तेंदुक वटी है, इसमें कुचला, ये तो कुचला वगैरह पॉइजनस ड्रग होता है, इसको शोधन करके ही यूज़ करते हैं। तो ऐसा फीवर जो मान लो किसी को अगर को रिलेट कर सकते हो कि किसी को सांप काट लिया, कुछ पॉइज़न हो गया है, टीटनेस वाले में, टीटनेस फीवर से आप को रिलेट कर सकते हो। आपको लगा है कि भैया इसको टीटनेस वाले के कारण फीवर हो रहा है, तो आप उसमें विष तेंदुक वटी हो गया, या आपको जो भी आपको अगध वाले जो मेडिसिन है वो आप वहाँ दे सकते हो। जया वटी हो गया, ये सब उतना नहीं है। अमृता सत्व, ये मैंने आपको बताया था, इसमें भी गुड़ची, इसमें क्या है फाइन एक्सट्रैक्ट रहते हैं जो आपको गुड़ची के कांड से ये बनता है, लकड़ी होती है उससे। तो ये मलेरिया, डेंगू और जीर्ण ज्वर में आप इसको दे सकते हो। फीवर ठीक होने के बाद भी कंटिन्यू कर दो तो रिलैप्स का चांसेस नहीं होते हैं। अब चूर्ण में देख लो, सुदर्शन चूर्ण है, इसमें त्रिफला, त्रिकटु, त्रिमत, अतीस, चिरायता। हिपेटोप्रोटेक्टिव एक्शन भी होगा। एंटीऑक्सीडेंट, त्रिफला में आम्लकी होता है जिसका एंटीऑक्सीडेंट एक्शन होता है, और त्रिफला एक मृदु विरेचन भी है। तो सुदर्शन चूर्ण अगर आप यूज़ करोगे आफ्टर मील, तो ये एक प्रकार से आपका जो है डाइजेशन भी अच्छा कर देगा, आम दोष निकाल देगा। पंचकोल चूर्ण है, पीपली, पीपली मूल, छव्य, चित्रक, नागरे, सब दीपन पाचन वाले और उष्णवीर्य कटु तिक्त रस प्रधान द्रव्य हैं, सब दीपन पाचन करेंगे। पंचकोल चूर्ण तो आप किसी पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है बिफोर मील और सर्दी खांसी में भी बहुत अच्छा एक्ट करता है पंचकोल चूर्ण, क्योंकि सर्दी खांसी आपका हो किसके कारण रहा है, कफ दोष दुष्टि के कारण। कफ दोष क्यों हो रहा है, क्योंकि पेशेंट की अग्नि मंदाग्नि वाला केस है। बिफोर मील आप 1 घंटा पहले खाना के उष्ण जल के साथ मधु के साथ मिला के पंचकोल चूर्ण दे दो, बहुत अच्छा एपिटाइज़र वाला, भूख बढ़ा देगा और आम दोष का पाचन करेगा। आम दोष पाचन हो जाएगा तो कफ दोष भी, जो दूषित कफ है वो भी नहीं बनेगा, और पेशेंट को जो बहुत ज़्यादा वीजिंग का और कफ एंड कोल्ड का जो सिम्टम साइन रहेगा वो कम हो जाएगा पंचकोल चूर्ण देने से। सीतोपलादी चूर्ण भी बहुत अच्छा एक्ट करता है, इसको भी सर्दी खांसी में जो वो वाले म्यूकोलाइटिक वाले कफ रहते हैं, मतलब कफ युक्त वाले कांस में इसको देते हैं। इसमें सूखी खांसी में तालीशादी चूर्ण यूज़ करते हैं। मतलब मेनली जब फीवर आएगा तो सर्दी खांसी भी थोड़ा रहेगा, तो उसमें आप सीतोपलादी और तालीशादी ये सब ऐड कर सकते हो। सीतोपलादी कब दोगे,
जब फीवर में आपको दिखेगा कि पेशेंट को ड्राई कफ है, सॉरी वो वाला कफ है, कफ ज़्यादा कफ है, प्रोडक्टिव कफ है तो उसमें सीतोपल आदि दो, ड्राई कफ है तो तालीस आदि दो। लवंग आदि चूर्ण, खांसी बुखार आ रहा है तो खांसी के भी सिम्टम्स लेके आएगा पेशेंट, तो चूसने के लिए लवंग आदि बटी दे दो कि भैया इसको चूसना तो तुम्हारे खांसी कम हो जाएगा। द्राक्षादि चूर्ण, द्राक्षादि चूर्ण कब दोगे कि फीवर के कारण पेशेंट कमज़ोर हो गया। द्राक्षा जो है वो भूख भी बढ़ाता है और पोषण भी करता है, थोड़ा सा अरुचि नाशक भी होता है। तो द्राक्षा चूर्ण आप उस केस में देना जहाँ आपको लगे कि हाँ पेशेंट की को भूख नहीं लग रहा है, उसको खाने का मन ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ द्राक्षा देना। तो ये थोड़ा युक्तिपूर्वक आपको मेडिसिन का यूज़ करना है। सुदर्शन, पंचकोल, ये पंचकोल को बिफोर मील दो, सुदर्शन को आफ्टर मील दो, सीतोपलादि तालिशादि को आफ्टर मील दो, लवंग आदि को आप दिन भर में 2-3 बार यूज़ करो, द्राक्षादि चूर्ण को बिफोर मील दो। तो इस प्रकार से युक्तिपूर्वक, ये आपके ऊपर है कि आप कैसा प्रयोग करोगे। आप देखो विभिन्न नागर मोथा, परपट, ये सब भी दीपन पाचन वाले हैं, है ना। सौंठ भी जो है बहुत अच्छा, सौंठ का पानी बोलते हैं कि भैया किसी को बहुत टाइम से इन डाइजेस्टिव इनसफिशिएंसी, मंदाग्नि का अगर प्रॉब्लम है तो सौंठ वाला पानी को आप मस्त रख लो और दिन भर उस पानी को थोड़ा थोड़ा पियो, तो बहुत अच्छा दीपन पाचन एक्शन करेगा और आपका जो उसको ठीक कर देगा। अमृतारिष्ट एक बहुत अच्छा मेडिसिन है। गुड़च्यादि, क्वाथ, भारंगी जो है पित्त वाले केस में पित्त का जो है कम करने का, गोजीवा है, पटोल पंचक है, पटोल वाले ड्रग्स आप यूज़ कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। षटपल घृत भी है, देखो घृत प्रयोग भी दिया हुआ है। षटपल में पीपली, पीपली मूल, दीपन पाचन एक्शन है सबका, ठीक है। और एंटीपायरेटिक, चंदन आदि घृत में एंटीपायरेटिक एक्शन होगा। ये सब जो है आप यूज़ कर सकते हो युक्तिपूर्वक। अमृतारिष्ट तो है एक कॉमन मेडिसिन है, आप नॉर्मल किसी आदमी को रिलैप्स हो रहा है फीवर का, उसको 2-3 महीने के लिए आप प्रेस्क्राइब कर दो। गर्मी का सीज़न ना हो, क्योंकि आसव वरिष्ठ में थोड़ा गर्मी में आप ना ही दो तो बेटर रहता है, ठीक है। तो ये कुछ मेडिसिन है। अब देखो आदर्श चिकित्सा पत्र, आप प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे तो कैसे, तो देखो त्रिभुवन कीर्ति रस है, गोदंती है, तुलसी पत्र का स्वरस है, ये आप ले लो। सुदर्शन चूर्ण हो गया, है ना। उसके बाद अमृतारिष्ट, तो ये एक कॉमन प्रिस्क्रिप्शन है जो पेशेंट को आप दे सकते हो। बहुत ज़्यादा जिसको बहुत टाइम से, क्योंकि आपके पास तो पेशेंट बहुत टाइम बाद ही आएगा, तब आप ये मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर देना, ठीक है। उसके बाद ये एक वाक्य में उसमें क्या है, क्या देना है, ठीक है। ये मैंने आपको मेडिसिन्स के बारे में बता दिया है ना। आज इतना ही करते हैं, अब नेक्स्ट में थोड़ा सा दोष वाइज भी एक बार देखते जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, ओके, थैंक यू।